दूसरी जानिब चीन वो पहला मुल्क है कि जिसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सबसे पहले मुबारकबाद का पैगाम जारी किया और चीनी सदर की जानिब से ही सी पैक को आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। और दूसरी जानिब ये भी कि मुल्क में नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया गया है और नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है, जो कि 9 मार्च हफ्ते की सुबह 10 बजे होगा। तो इन अहम डेवलपमेंट्स पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एनबीसी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मजे की मॉर्निंग हुई। हाँ जी, बड़ी मजे की मॉर्निंग हुई है। मौसम कैसा है वैसे कराची का, ये बताइए पहले। बहुत क्लास का मौसम है और लेकिन कल रात को हम चले गए 2 दरिया। अच्छा। समंदर पे थे हम रात को और जो खतरनाक ठंडी हवाएं थी वहां पर, उफ तौबा। तकरीबन कराची रात को 7 या 8 सेंटीग्रेड पे था। अच्छा। और लेकिन ठंड बहुत थी। चलें भी जस्ट होप कि मौसम आगे बेहतर रहे। हाँ, लेकिन जो खतरात है बारिश से रिलेटेड, वहां पर जरा पुरसुकून माहौल रहे तो जरा ज्यादा बेहतर है। बहरहाल डिस्कशन की तरफ आते हैं। वैसे ये बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब तो देखा कि हमने हो चुका है और एक तरफ IMF मुआहदे की वजह से महंगाई का जो तूफान है वो भी मजीद जो है वो दावत देता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि भी मजीद कर्ज देना बाकी है। ऑपोजिशन की हंगामाराई भी आपके सामने है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अब एक मुकम्मल मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब तो हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज पार्लियामेंट का माहौल साजगार बनाना है। आपने शुरू किया मुस्कुराहट से और आ गए आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर। एक शेर सुन ले आप मुस्कुराहट पे। जी जी जी। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो भाई? वाह। तो अब वो खुशियां चाहिए भाई। सच्ची बात ये देखें, आप कोई इख्तलाफ करे, कोई कुछ भी करे, पार्लियामेंट बन चुकी है, कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गया है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी धरना दिया पार्लियामेंट पे, हमारे आम बात है पार्लियामेंट में धरना देना। गुलाम इसाक के जमाने से आज तक ये मैं तो रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ। तो लेकिन ये कि वहां मुझे ऐसे 2 अमली नजर आई कि जब आपकी पार्लियामेंट हो तो वो नुमाइंदा है, जो दूसरी पार्लियामेंट वो गैर नुमाइंदा है, वो गैर मुंतखब है, वो इलीगल है। और एक साहब है, मैं कह रहा हूँ तारीख के किरदार, आप गौर करें जी जी। तारीख कितनी जालिम चीज है। एक साहब ने मुल्क में पहली बार मार्शल लगाया, एक साहब ने मुल्क में पहली बार आइन तोड़ा, एक साहब ने मुल्क में पहली बार कुछ 70-80 पॉलिटिशियंस को नाअहल करार दे दिया एक लाइन से, एक लाइन से। अब उनका पोता कह रहा है मेरे तो दादा ने ये नहीं किया। जब उमर अय्यूब से कहा कि आप माफी मांगते हैं अपने दादा की हरकतों पर, तो उन्होंने कहा आपके तले गलत है, मेरे दादा ने माशाल्लाह नहीं लगाया। तो जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में होंगे तो वो आपको कैसे गाइड करेंगे? वो मिसगाइड कर रहे होंगे, वो तारीख को मस कर रहे होंगे, वो जमहूरियत को मस कर रहे होंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक बहुत अच्छे स्टेप पर हम टेक ऑफ पर हैं, ये टेक ऑफ करने दिया जाए। देखें, जो इनकी शिकायतें मुमकिन है बिल्कुल सच्ची हो, लेकिन उनके लिए भी आईन ही आपको रास्ता देता है ना। ये आईन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही रास्ता दे रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, वहां से आपको सुनवाई ना हो तो आप चले जाएं ट्रिब्यूनल में। लेकिन एनबीसी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला ना कि इलेक्शन कमीशन हमने देखा है कि किस तरीके से जानिबदारी का सबूत पेश करता रहा है और इलेक्शन कमीशन का ही ये रोना है जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात जो हैं बस सवालिया निशान बने बैठे हैं। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन तो सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हम लिखते हैं कि लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो पता चलता है जी लाहौर में या दीगर शहरों में दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। अवाम ने प्रोटेस्ट किया अपने वोट की सूरत में, वो वोट भी चोरी हो गया। फिर कैसे इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आप फैसला नहीं लाएंगे कि हुकूमत गैर कानूनी है, ये हुकूमत कानूनी रहेगी। तो जो मैं रास्ता बता रहा था आपको वो यही है, इलेक्शन कमीशन मुमकिन ना कर रहा हो सकता है उसने जानिबदारी की हो, मैं फैसला देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उससे मुतमईन नहीं है तो
आइन में जो आइन प्रोवाइड, हमारे आइन में खास बात यह है कि वो हर चीज का एक आपको स्टेप देता है कि आप मुतमईन नहीं है, यहाँ चले जाइए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा इस तरह कम कर लें आप, अच्छी शायरी सुन लें, अच्छे गीत सुन लें, वो सुन लें, मौसम की हिड़ल थ्रल देख रहे हैं आप, बर्फबारी में चले जाइए, सब रास्ते फराहम करता है। ये दुरुस्त है बिल्कुल आपका कि पीटीआई के हाथ पैर बांधकर इंतखाबात कराए गए, उसे निशान भी ले लिया गया या उन्होंने खुद अपनी नाअहली से छोड़ दिया, अपनी गलती से छोड़ दिया, वो एक डिबेट अलग है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया है कि ये आपका नहीं बनता। अब जो इंतखाबात कराए उन्होंने, कल के जो विजुअल्स आए वो लगता है मुझे कुछ बेहतर है, वोट पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है एक सूबे में, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाबंदियां थी और ये पाबंदियां हमारे यहाँ हर इंतखाब में किसी एक पार्टी पे होती है। 2018 देख लें आप, और अब भी हुई है, लेकिन उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि 2018 में अगर धांधली हुई तो इस बार धांधला और घोटाला हुआ है। एनीवेज हमें इससे बाकी बढ़कर सोचना होगा, बात करनी होगी। शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम की गवर्नमेंट में एक हमने देखा कि वजीर आजम की हैसियत से सामने आए थे, तब भी उन्होंने एक बात की थी, मैंने तब भी उस चीज को सपोर्ट किया था, मैं आज भी उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके ऊपर जरा डिटेल एनालिसिस दें। उन्होंने कहा कि हमें मिसाकी मुईशत करना चाहिए और हमारी मईशत के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातों में मईशत के मामले पर मिसाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये बता दीजिए कि अब ऑपोजिशन तो नारेबाजी करते हुए हमें नजर आ रही है और आगे चलकर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ महीनों तक माहौल थोड़ा ऐसे ही रहेगा, अभी कुछ किसी ने ठंडा बैठना नहीं है। अगर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ईवान में मौजूद है, एमकेएम मौजूद है और अक्सरियत के साथ, आपको लगता है कि कोई ऐसा वायदा है कि मिसाक मुमकिन है? ये मिसाक मुईशत के लिए तमाम सियासी जमातों का ही एक पेज पर होना बहुत जरूरी है कि मुझे भी थोड़ी गाइडलाइन दीजिए और बताइए कि कितना बेहतर हो जाएगा अगर मिसाक मुईशत हो जाती है तो। बिलावल और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने एक बात कही है 2 दिन में जी, एक मिसाक मईशत और एक मिसाक मुफाहमत। मेरा ख्याल है पहले मिसाक मुफाहमत बहुत जरूरी है। अच्छा, और उससे मुराद क्या है मिसाक मुफाहमत से? जी मैंने कहा मिसाक मुफाहमत से क्या मुराद ली जाए एनबीसी? मतलब कौमी उमूर पर अंडरस्टैंडिंग, जितने कौमी उमूर हैं, मईशत है, आपकी सियासत है, आपका आइन है, आपके आइन में खराबियां हैं, आपके सिस्टम में जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको दूर करना है, आप किस तरह बिहेव करेंगे पार्लियामेंट में, वो है सब बातें। और मुफाहमत आपके दिफाई शोबे में, आपके माही शोबे में, उससे ही आपका मिसाक मईशत निकलेगा मुफाहमत के बाद। तो मुफाहमत के लिए जरूरी है कि शहबाज शरीफ साहब कदम आगे बढ़ाएं और पहला स्टेप जो है वो जुडिशल कमीशन है, हाई पावर जुडिशल कमीशन, जिसकी बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है और बैरिस्टर गौहर ने की है। बैरिस्टर गौहर बहुत सुथरे सुलझे हुए आदमी है, अगरचे उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट, आइन अपना निशान वगैरह खो दिया उन्होंने, लेकिन सुथरे सुलझे हुए आदमी है। साथ में उनके और भी कई लोग हैं, तो ये बैठ के अगर बात कर सकें इस पर, अदरवाइज हुकूमत को एक तरफा फैसला करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो एक कमीशन बना दे, क्योंकि हुकूमत तो खुद नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कौन जज होगा, क्या होगा, क्या उसके एसओपीज होंगे, इंक्वायरी कर ले। लेकिन ये इंक्वायरी पहले भी हो चुकी है और जाके बात टिकती है आखिरी नतीजे के ऊपर फॉर्म 47 पर कि वो फाइनल है, वो फाइनल है। और 45, 47 में हम पता नहीं कहाँ पड़ गए, किसी मुल्क में ये नहीं होता है। उसकी वजह ये है जरियाब कि उन मुल्कों के जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और बड़े शफाफ हैं। हमारे यहाँ पर अगर इलेक्शन के रोज ही इंटरनेट बंद हो जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे। एनबीसी आप मतलब ये नहीं कि अगर हम ये छोड़ भी दें कि इंटरनेट से क्या लेना देना, आपने इंटरनेट के बगैर भी वोट कास्ट किए, तो मतलब फिर हम लोग बाकी मामलात जिंदगी भी छोड़ देते हैं, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप वाईफाई बंद कर रहे हैं, आप सिस्टम हैक कर रहे हैं और उसके बाद आप जैसे भी हैं उमर अयूब साहब, उनकी तकरीर को रोक रहे हैं आप टीवी के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी टीवी पर आपने ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोक दिया। ये बहुत ज्यादती की बात है और ये मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं
बार बार टीवी लगा के मैं देख रहा था कि उमर अयूब क्या कर रहे हैं, और वो गायब थे। और जब पीटीवी नहीं देखा वो तकरीर, तो बाकी चैनल आप और हम कैसे लेंगे कैसे लेंगे? बिल्कुल, वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है कि जहां से तमाम लोगों को सोर्स प्रोवाइड होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एनबीसी सदर के इंतखाब का मरहला भी करीब आ चुका है। ऐवान सदर जो है वो जरदारी साहब का इंतजार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि एक तकरीर के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब अचानक से सदर के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं। मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? पीटीआई ने जिन शख्सियात की पुरजोर मुखालफत की है, अब उनकी तरफ एक तो वो हमें जाती हुई नजर आ रही है, फिर दूसरा महमूद खान अचकज़ई साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब। आपको लगता है क्योंकि टफ कंपटीशन है, या फिर मामलात आसानी से सदर ज़रदारी साहब के हक में चले जाएंगे मुस्तकबिल के, अभी नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है अचकज़ई का अपना एक पोर्टफोलियो है, कौम परस्ती का उनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, उन पे इल्जामात भी बहुत लगते हैं बाज़ औक़ात। कल ही अच्छा, एक बुरी बात हुई, कल उनके घर के बराबर रेड पड़ गया। जी। खाली प्लॉट, एक प्लॉट था, उस पर कब्जा कर लिया गया। ये टाइमिंग देखे ना हम इन चीजों के, तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वोट ज्यादा नहीं हो जाएंगे उनके वोट। अगर तंग करना मकसूद है तो एक अलग बात है, लेकिन ज़रदारी साहब बहुत सिक्योर हैं, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, मुस्कुराते रहते हैं एक दूसरे को देखकर। वो मुंतखब हो जाएंगे और दूसरी पार्लियामेंट से मुंतखब प्रेसिडेंट एक दो दूसरी बर्ता वो हमारे सदर में जाएगा, तो पता है कमरे उमरे कहाँ है, पकिंग कहाँ होती है, हैकिंग कहाँ होती है, उनको सब पता है प्रेसिडेंट हाउस का कि इसके कोने गोशों में क्या होता है। तो वो होशियार आदमी है, वो जा रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस। सही। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, हम अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं, आप भी जवाब दे दीजिए, कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर मुंतखब हो जाएंगे, तो जो उनका ऐवान है, जो उनका ऑफिस है, वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर, वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस पर हमेशा सबकत ले जाएगा, चाहे बिलों की मंजूरी हो, चाहे दीगर मामलात हो, चाहे कानूनी हो, चाहे बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते क्यों ना हो? देखिए, ज़रदारी साहब के बारे में कोई जो भी कहता रहे, उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने सदर के सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस कर दिए कि भाई ये रखें आप पिछले टेन्योर में। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर की किसी समरी को आरिफ अलवी साहब की तरह मुस्तरद करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी बिल को वापस करेंगे। मुझे एहसास नहीं होता इस बात का कि वो कोई ऐसा गैर आईनी काम करेंगे जिसके बाद हम कहें कि आरिफ अलवी ने कई गैर आईनी काम किए। जैसा आपने इशारा किया, शायद वो हल्फ ना लें हल्फ हो। उन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था, याद होगा आपको जी। पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पीटीएम की हल्फ नहीं लिया था। वो कह रहे मुझे बुखार हो गया, मुमकिन बुखार हो जाए, लेकिन कल रात तक की इत्तला में बुखार नहीं था, उतर गया था बुखार। वो जो उनका गुस्सा था, जो उन्होंने तकरीर भी की, सियासी बुखार था, मतलब आप ये कह रहे हैं तबई बुखार वो नहीं था। मैं नहीं तो बुखार कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एक मामला है कि जहाँ जहाँ पीटीआई है वहाँ हमें झगड़े का माहौल नज़र आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में वज़ीर आला के इंतखाब में झगड़ा नहीं हुआ, और पंजाब केपी और कौमी असम्बली का माहौल आपके सामने है। आपको लगता है कि जहाँ जहाँ पीटीआई मौजूद है ऐवान में, चाहे वो सूबाई ऐवान हो या फिर वफाक का हम लोग पार्लियामेंट का रुख करें, आगे चलकर भी ये धींगा मुश्ती ऐसी चलती रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा रूटीन है, हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, हाँ जी, कि पार्लियामेंट से छोड़कर जो एनएफसी है हमारा अवार्ड, बिल्कुल हमारा जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है हमारी, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर होते हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एनएफसी अवार्ड है और दीगर इंटर प्रोविंस कमेटियां हैं। वहाँ एक टफ फाइट होगी। अगर फर्ज कर लें मैं कोई खबर नहीं दे रहा कि सिंध बलूचिस्तान और पंजाब एक तरफ हो जाते हैं, तो केपी के अकेला पड़ जाएगा। केपी के और जैसा चीफ मिनिस्टर है उनके, वो तो लड़ जाएंगे वहीं बैठकर, वो तोड़फोड़ कर देंगे। और अगर ये 3 सूबे एक साथ हो जाते हैं तो फिर वफाक को डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा, बहुत डिफिकल्टी होगी। मसला ये है कि आपका पैसा तो है नहीं, आप 1000 अरब रुपए के हिसाब से खसारे में जा रहे हैं। आपका आमदनी नहीं है, आपका तनख्वाहों के पैसे नहीं है। कल कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने कि पार्लियामेंट की तनख्वाहें में हम कर्ज लेके दे रहे हैं।
हम तो कई इदारों की तनख्वाहें कर्ज लेके दे रहे हैं। तो ये मसले हैं, हर सूबा अपना हक मांग रहा है, सही मांग रहा है, बिल्कुल सही मांग रहा है कि उसको उसका जो लिखा हुआ है वो तो पैसे ना। अब सूबों ने एक अच्छा काम यही किया था पिछले दौर में कि जो पैसे बच रहे थे वापस कर दिया करते थे वफाक को, तो वफाक का खर्चा इस तरह चल रहा था। ये टेक्निकल बातें बहुत, लेकिन ये झगड़ा सामने आएगा। ये तो इनमें से आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी इदारों का कसूर है? देखे ना, 50 अरब रुपए के उन्होंने इलेक्शन करवा लिए, वो भी मुतनाज़ हैं। फिर क्या बनी? वही PDM 2 बन गई। बेहतर नहीं था वो अवाम के पैसे बचा लिए जाते, अवाम की फलाह पर इस्तेमाल हो जाते, तो आज मुल्क का भी भला हो जाता। इंतखाबात नहीं कराते तो जो हो गए हैं, आपको लगता है जो हो गए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं लोगों के लिए? अवाम तो अभी भी नाराज है। तो देखिए बात सुने, क्या चाहते हैं लोग। अब मैं हिस्ट्री से सबक लेता हूँ। PNA के खिलाफ, PNA की मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ जी, जमहूरियत, जामे मुस्तफा, शरीयत इलाही, इसके लिए सब इकट्ठे हो गए थे। बहुत बड़ी मूवमेंट थी। रिजल्ट क्या निकला उसका? माशाल्लाह ही है ना। तो जो माशाल्लाह ने खाया पाकिस्तानी कौम के सरमाए को, वो एक अलग कहानी है। जमहूरियत भी खत्म हो गई, 10 साल तक गायब हो गई। फिर लोग कहने लगे जमहूरियत लाओ, इंतखाबात कराओ, कितना खर्च होता है खर्च करो, इलेक्शन कराओ। ये कुछ दिनों बाद आपको नारे, अगर आप इसको पार्लियामेंट तोड़ते हैं अगर, तो फिर नारे दोबारा आएंगे, इंतखाबात कराओ, MRD बनेगी, ये मौलाना फजलुर रहमान जो आज कह रहे हैं पार्लियामेंट बिक गई है, यही बैठे हुए होंगे, सदारत कर रहे होंगे बहाली है जमहूरियत की तहरीक की, यही लोग होंगे सब। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैंने तो खुद इस बारे में यही राय दी है कि मौलाना साहब इंतजार करें, उनकी बारी भी जल्द आएगी। हमारे यहाँ जमहूरी अमल को कहाँ कोई पनपता व फलता फूलता देख सकता है। मसला तो यही, सबसे बड़ी बात ये है हमारे यहाँ जमहूरी अमल को। देखिए 3 लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, 3 ग्रुप हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। उनको पकड़ लें, सजा दे लें, उनके ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दें, सजा ना दें आप। उनमें चले पहले मैं लेता हूँ कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जज और कुछ जर्नल। अच्छा, इनका जो आपस का एक अनहोली लाइंस था। पहले 2 का तो मुहासबा हो जाएगा, तीसरे का कौन करेगा NVC? पहले 2 का तो हो जाएगा और होता भी रहा है। मैं सजा का थोड़ी कह रहा हूँ गुजरिया, मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक बोर्ड बनाए जगह जगह, सड़कों पर, चौक पर, उनके नाम लिख दे उसके ऊपर। किसी की इतनी हिम्मत अगर होती तो आज नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार का हिस्सा होते। काश ऐसा हो जाए, काश। ख्वाहिशें तो होते, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे ही है। सूरत हाल मेरा ख्याल है कि हमें तय करना पड़ेगा एक बार कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है, इस मुल्क के साथ 48 से क्या हुआ है और आज तक क्या हुआ। एक बार असेस कर लें। किसी ने कहा था, किसी पार्टी के मंशूर में है ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, बेस्ट है वो, बहुत बेहतर है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, ये जनूबी अफ्रीका नहीं है जहां लोग इतराफ जुर्म कर लें। वहां बने था ये, सबने आगे कहा था हमसे ये गलती हुई, हाँ हमसे ये गलती हुई, हाँ हमसे ये गलती हुई। जनूबी अफ्रीका ट्रैक पे आ गया। मंडेला ने एक टर्म ली सिर्फ इंतखाबात की, उस बड़े आदमी ने, और फिर हट गया वो, तो दूसरों को आने दो। ये दिल चाहिए होता है, ये दिल हमारे पास नहीं है। ये दिल कहाँ से लाऊं, गाना याद आया है। तो ये दिल हमारे पास नहीं है, हम तंग नजर लोग हैं। हम अपने पड़ोसी के घर में गाना अगर बज रहा हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पड़ोसी के घर में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है और हम उस सबसे बहुत पीछे हैं। हम सिर्फ ऐसा करने का, ये सोचने का ख्वाब ही देख सकते हैं, लेकिन शायद अब हमारी वो ख्वाब देखने की हैसियत भी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया नासिर बख्श चौथाई साहब आपके वक्त के लिए। बड़ा ही डिटेल तज्जिया रहा आपके साथ और बड़ा ही हल्के फुल्के अंदाज भी हमने लोगों की सुबह थोड़ी सी रहनुमाई करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल काउंसलिंग करने की कोशिश की। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हम ऐसे ख्वाब देखने की हैसियत कहाँ रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बनने के बाद रमज़ान तो हमारे लिए थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि रिलीफ का सामान लेकर आ सकता है सूबाई हुकूमतों की तरफ से, जिस तरह से रमज़ान रिलीफ पैकेजेस अनाउंस होंगे, लेकिन उसके बाद जो महंगाई का स्पेल आएगा वो देखने से ताल्लुक़ रखता है।